Good morning, students. चलिए तो आज के टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने अपना फाइलम आर्थ्रोपोडा कंप्लीट कर लिया था और आज हम नेक्स्ट फाइलम शुरू करेंगे जो कि है फाइलम मोलस्का। तो आज मोलस्का के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। फाइलम मोलस्का। मोलस्का की अगर हम बात करें तो मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। आर्थ्रोपोडा के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है वो है मोलस्का। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि इट इज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात ये समझ सकते हैं कि मोलस्का में लगभग 60,000 स्पीसीज हैं एनिमल्स की। तो इट हैज अबाउट 60,000 स्पीसीज। इसमें 60,000 के आसपास स्पीसीज हैं। और मोलस्का जो हैं इनका अगर हैबिटेट देखा जाए तो ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्टेरियल भी हो सकते हैं। दे आर एक्वेटिक मतलब पानी में देखे जा सकते हैं एंड टेरेस्टेरियल एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्टेरियल भी हो सकते हैं। इनकी अगर आप देखेंगे तो ये कैसे होते हैं, ये लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि इनके अंदर 3 जर्म लेयर रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये समझ सकते हैं कि इनमें सिमेट्री देखी जाए तो इनकी बॉडी जो है वो 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है और एक पर्टिकुलर प्लेन से काटने पर डिवाइड होती है। इसका मतलब ये कैसे हो गए, दे शो बाइलेटरल सिमेट्री। ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। इसके अलावा हम ये समझ सकते हैं कि इनके अंदर सीलोम देखा जाता है। अच्छा देखो, इनमें ना सीलोम तो होता है लेकिन सीलोम बहुत ज्यादा रिड्यूस है। रिड्यूस होने का यहाँ मतलब ये है कि उसके साइज से मतलब नहीं है। रिड्यूस होने का मतलब ये है कि सीलोम बॉडी के हर एक जगह मतलब हर एक पार्ट में नहीं है, कुछ पार्ट में ही देखा जाता है ये बॉडी के। जैसे कि ये मोलस्का के हेड में देखा जाएगा, किडनी में देखा जाएगा और गोनेड्स में देखा जाएगा। तो सिर्फ इन्हीं 3 जगह सीलोम देखा जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये सीलोमेट तो है लेकिन सीलोम बहुत रिड्यूस है। तो हम ये बोल सकते हैं दे आर सीलोमेट। ये सीलोमेट है बट ये सीलोमेट है बट सीलोम इज रिड्यूस्ड। ठीक है, सीलोम रिड्यूस्ड है। इट इज present only in
या हम बोल सकते हैं अराउंड किडनी के पास हो सकता है, हार्ट एंड गोनैड्स। गोनैड्स का मतलब होता है वो ऑर्गन जो गैमेट बनाएंगे, ठीक है, उन्हें गोनाड बोलते हैं। ह्यूमन में अगर गोनेट देखेंगे तो क्या होते हैं, ह्यूमन में टेस्टिस होते हैं गोनेट, फीमेल मेल में, और फीमेल में ओवरी होती है। फिर हमने ये समझने के बाद हम इनके बॉडी की बात करें, अगर जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर की अगर जो बात करेंगे तो इनके बॉडी स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं। दे हैव 3 पार्ट्स। यस हर्षित बोलो। जो लास्ट पॉइंट है एक बार दोबारा। ये सीलोम वाला, हाँ, इसका मतलब ये है कि जो सीलोम है इसकी, ये सीलोम तो इनमें होती है इसलिए इनको सीलोमेट बोलते हैं, लेकिन सीलोम का साइज जो है, या सीलोम रिड्यूस होती है। रिड्यूस होने का मतलब है कि वो बॉडी में हर जगह प्रेजेंट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट रहेगा सीलोम, ये जो कैविटी है सिर्फ किडनी के पास, हार्ट के पास और गोनेड के पास ही प्रेजेंट रहेगी। बॉडी में हर जगह सीलोम नहीं होगा, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये हमने समझ ली बात। अब हम इसके बॉडी पार्ट्स देखते हैं। तो इसमें 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं, और या हम बोल सकते हैं बॉडी पार्ट बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो रीजन। तो इसकी बॉडी में 3 रीजन आपको मिलते हैं, और क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले रहेगा हेड, ठीक है, हेड के बाद रहेगा फुट, सेकेंड फुट हो गया, और थर्ड वन जो है वो होता है विसरल हम। विसरल हम, विसरल हम्प में विसरल ऑर्गन देखे जाएंगे। विसरल ऑर्गन का मतलब है ट्रैक्ट वगैरह, ऐसे ऑर्गन जहां पर बोन्स नहीं होती, जो ट्रैक्ट वगैरह होते हैं उन्हें बोलते हैं विसरल ऑर्गन। मोलस्का में उसको हम ट्रैक्ट बोलेंगे, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, और लाइक इसका माउथ हो गया, ये सब विसरल हम्प में रहेंगे। तो ये हो गया, इसमें हमने देख लिया बॉडी स्ट्रक्चर को। ये पॉइंट आप लोग मेरे साथ साथ लिख भी चुके हैं। अब हम इसको रब करते हैं। जी हर्षित बोलिए। एक बार विसरल हम्प के बारे में दोबारा बताना। विसरल हम्प इसकी बॉडी का वो पार्ट है जिसमें विसरल ऑर्गन देखे जाते हैं, और मोलस्का में जो विसरल ऑर्गन होते हैं वो होते हैं ट्रैक्ट, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, मतलब रास्ता जिसके थ्रू उसका फूड जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हम रब कर देते हैं और फिर आगे समझते हैं। अब देखिए, अगर जो मोलस्का की बॉडी देखी जाए, तो मोलस्का की बॉडी पर जो स्किन देखी जाती है, उस स्किन को एक स्पेशल नेम दिया गया है, बॉडी ऑफ मोलस्का is covered by skin, called mantle। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। ये जो तो इसमें जो बॉडी स्किन है उसको नाम दिया गया है मेंटल। बॉडी स्किन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल कहते हैं मोलस्का में। और ये जो मेंटल है ये क्या करेगा,
इट प्रोड्यूस, या हम ऐसे लिख लेते हैं इसकी जगह की मेंटल प्रोड्यूस। तो मेंटल प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है? मेंटल शेल प्रोड्यूस करेगा इसके ऊपर, विच इज मेड अप ऑफ, और ये शेल किसका बना हुआ है? विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो शेल है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, मेंटल से प्रोड्यूस होता है। इसका काम क्या है? शेल प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन, या फिर सॉफ्ट टिश्यू बोल सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ मोलस्का। मोलस्का के बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू को ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई हमको कि मेंटल क्या है, उसका काम क्या है। इसके अलावा मेंटल के अंदर एक और स्पेशल स्ट्रक्चर देखा जाता है जिसे बोलते हैं हम लोग सेंस ऑर्गन। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं, मेंटल हैज सेंस ऑर्गन। मेंटल में सेंस ऑर्गन होते हैं, क्या बोलते हैं सेंस ऑर्गन को? कॉल्ड, इन सेंस ऑर्गन को नाम दिया गया है, दीज आर कॉल्ड ओस्फ्रेडिया। ओस्फ्रेडिया, और ये जो ओस्फ्रेडिया हैं इनमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर देखी जाती हैं। दे हैव कीमो रिसेप्टर, इनमें कीमो रिसेप्टर होते हैं जो केमिकल को रिसीव करेंगे। और ये जो कीमो रिसेप्टर हैं दे आर यूज्ड, कीमो रिसेप्टर का इस्तेमाल किया जाता है किसके अंदर? दे आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग द केमिकल नेचर ऑफ वाटर। इंडस्ट्रीज में वाटर के केमिकल नेचर को टेस्ट करने के लिए हम इन्हीं कीमो रिसेप्टर का यूज करते हैं, जो कि हमको मोलस्का के सेंस ऑर्गन से मिलते हैं, ओस्फ्रेडिया से मिलते हैं। ठीक है, हम ये चेक करते हैं कि वाटर के अंदर कोई केमिकल प्रेजेंट है या नहीं। तो प्योरिफिकेशन में भी इसका हेल्प किया, मतलब यूज किया जाएगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कोई केमिकल है अगर वाटर के अंदर, तो फिर हम उसे प्योरीफाई कर लेंगे। तो क्या केमिकल डिटेक्शन के लिए वाटर के अंदर हम इसका यूज करते हैं। तो ये हो गया क्लियर। अब देखिए, अगर हम मोलस्का के माउथ की बात करें तो मोलस्का के माउथ को एक स्पेशल टर्म दी गई है और उसे बोलते हैं रेडुला। तो हम ये बोल सकते हैं दी फीडिंग ऑर्गन इज कॉल्ड रेडुला, जिसे हम लोग माउथ कहते हैं। ठीक है, और इसके माउथ में जो टीथ पाए जाते हैं वो बने होते हैं काइटिन के। तो हमें लिख सकते हैं टीथ आर मेड अप ऑफ काइटिन। जो टीथ हैं वो किसके बने हैं? काइटिन के बने हुए हैं। इनका अगर सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे तो वो कैसा रहेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप का है। दे हैव ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होने का मतलब यहाँ पर यह है कि इनका जो ब्लड है वो ओपनली फ्लो करेगा बॉडी के अंदर।
और इनमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करेगा या गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा वो है हीमोसाइनिन। तो हम ये बोल सकते हैं दे हैव रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट है कॉल्ड हीमोसाइनिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन होता है इनकी बॉडी के अंदर। तो ये सारे पॉइंट्स हमने समझ लिए, आप लोगों ने नोट भी कर लिए हैं। अब हम आगे बात करेंगे, तो आगे डिस्कस करते हैं कि इनमें रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। देखिए आगे अगर हम बात करें तो अगर जो रेस्पिरेशन देखें मोलस्का में किस तरह से मोलस्का रेस्पायर करता है, तो इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा और पल्मोनरी सैक के द्वारा हो सकता है। respiration in mollusca by gills and pulmonary sac। pulmonary sac का मतलब है इसमें जो pulmonary जो वर्ड है, जो टर्म है, ये रिलेट करता है लंग्स के साथ। तो इसमें लंग्स तो नहीं होते लेकिन उसकी तरह सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थैले जैसे स्ट्रक्चर। सैक मतलब होता है थैला, तो थैले जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये रेस्पिरेशन करता है। इसके अलावा आगे हम ये समझ सकते हैं कि इनमें जो एक्सक्रीशन है वो कुछ स्पेशल ऑर्गन से होगा। इनके जो स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्सक्रीशन बाय बोजानस। एक्सक्रीशन जो है वो बोजानस के द्वारा होता है और बाय कैबर्स ऑर्गन के द्वारा होगा। ये जो बोजानस है और कैबर्स ऑर्गन है, ये क्या है इनके, ये इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। आपसे पूछेगा मोलस्का में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, तो आप बताएंगे बोजानस है या फिर कैबर्स ऑर्गन है। इसके अलावा हम इनके अंदर अगर रिप्रोडक्शन को समझेंगे तो उसको समझने से पहले हम एक बात लिख लेते हैं कि मोलस्का यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। दे मे बी यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल के लिए हम टर्म यूज कौन सी करते थे, हर्माफ्रोडाइट। तो ये हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं और यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन दोनों ही तरह से होता है, एक्सटर्नल भी नहीं, फर्टिलाइजेशन में कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, इंटरनल नहीं होता। दे शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब एक्सटर्नल मीडियम में फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट अगर देखें तो जैसे ये जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो ये शो करेगा तो इसके अंदर लार्वा प्रोड्यूस होते हैं। तो बाय इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वा आर प्रोड्यूस्ड। इनमें लार्वा प्रोड्यूस होते हैं और क्या बोलते हैं उनको, लार्वा को कॉल्ड ट्रैकोफोर लार्वा। अब देखो ट्रैकोफोर लार्वा ना आप पहले भी पढ़ चुके हो, ट्रैकोफोर लार्वा आपके पास यहाँ पे आ गया, तो इसको आपको याद रखना है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। आपको ये पता रहना होना चाहिए कि जो ट्रैकोफोर लार्वा है वो किस किस में बनते हैं।
तो आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए, या आपसे कई बार क्लास पूछ लेगा कि भाई किस फाइलम पूछ लेगा किस फाइलम में ट्रैकोफोर लार्वा बन रहे हैं, ऑप्शन दे देगा आपको इसमें इसमें। तो आपको वो पता होना चाहिए कि ट्रैकोफोर लार्वा जो है वो किस किस के अंदर फॉर्म होते हैं। अब हम इसकी कुछ क्लासेस को समझते हैं और एग्जाम्पल के साथ इसकी क्लासेस को कवर करते हैं। तो अब हम देखते हैं क्लासेस ऑफ मोलस्का। क्लासेस ऑफ मोलस्का। मोलस्का की क्लासेस देखते हैं। तो सबसे पहली जो क्लास आती है मोलस्का की वो है मोनोप्लेकोफोरा। मोनोप्लेकोफोरा। मोनोप्लेकोफोरा का सीधा एग्जाम्पल देखेंगे हम, क्योंकि प्रॉपर्टी सारी हम पढ़ चुके हैं पहले ही मोलस्का के अंदर। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आता है नियोप्लीना। नियोप्लीना, PILINA, नियोप्लीना। और इसके लिए बस एक बात आप याद रखेंगे कि ये कनेक्टिंग लिंक है एनेलिडा और मोलस्का के बीच में। कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का। एनेलिडा और मोलस्का के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। इसका मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टी एनेलिडा से मिलेंगी, कुछ प्रॉपर्टी मोलस्का से मिलेंगी। ठीक है, दूसरी क्लास देखते हैं। ये तो फर्स्ट क्लास हमने समझ ली। सेकंड जो क्लास है मोलस्का की वो है ए प्लेकोफोरा। मोनोप्लेकोफोरा और उसके बाद ए प्लेकोफोरा। ए प्लेकोफोरा की अगर बात करें तो इसमें ये ना वॉर्म लाइक होता है। ए प्लेकोफोरा वॉर्म की तरह है, वॉर्म लाइक है। और इसमें हेड के अंदर टेंटिकल्स देखे जाते हैं। दे हैव टेंटिकल्स इन हेड। इसके हेड में टेंटिकल्स देखे जाएंगे। और ये एक ऐसा मोलस्का है जिसमें शेल एब्सेंट होती है। शेल इज एब्सेंट। जो कैल्शियम कार्बोनेट की शेल है वो इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है नियोमेनिया। नियोमेनिया। तो ये हमने दो क्लासें कवर कर ली। पहली हमने पढ़ ली मोनोप्लेकोफोरा और दूसरी हमने पढ़ ली ए प्लेकोफोरा। ए प्लेकोफोरा की जो कुछ प्रॉपर्टी हैं जो कि बाकियों से अलग हैं वो हमने यहाँ पर लिख ली हैं। जैसे ये वॉर्म लाइक है, इसके हेड में टेंटिकल्स देखे जाते हैं और इसमें शेल भी एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो वो हो गया नियोमेनिया। अब हम तीसरी क्लास की तरफ चलते हैं। तो अब थर्ड क्लास की तरफ चलेंगे। और जो थर्ड क्लास है वो है पॉलीप्लेकोफोरा। पॉलीप्लेकोफोरा या फिर इसको हम एम्फीन्यूरा भी कहते हैं। एम्फीन्यूरा। तो पॉलीप्लेकोफोरा की अगर बात करें तो इसमें जो हेड है वो बहुत रिड्यूस्ड होता है। हेड के अंदर आईज और टेंटिकल्स होते हैं बट बहुत रिड्यूस होते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं इन दिस they have reduced eye and tentacles। इनमें आई और टेंटिकल्स रिड्यूस्ड होते हैं।
ठीक है, और इसमें शेल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। शेल may be present और एब्सेंट, शेल हो भी सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। इसका अगर हम एग्जाम्पल समझें तो इसका एग्जाम्पल है चिटॉन। चिटॉन को हम लोग कॉमनली बोलते हैं सी माइस, समुद्री चूहा बोलते हैं इसको ना, समुद्री चूहिया बोलते हैं सी माइस। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। इसके बाद 3 क्लासें हमने यहाँ पर पूरी कर ली। अब हम 4th क्लास की तरफ चलते हैं। ठीक है, 4th क्लास की बात करें तो वो है स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा स्कैफोपोडा की अगर बात करेंगे तो इनमें हेड नहीं होता। हेड क्या होता है इसके अंदर? एब्सेंट है, हेड एब्सेंट। ठीक है, और इनके अंदर शेल देखी जाएगी। इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल है टस्क शेल। एग्जांपल है टस्क शेल। ठीक है, और ये टस्क शेल क्या करता है, इसकी खास बात है जो कोई याद रखनी है, रेस्पायर्ड बाय मेंटल, ये अपनी स्किन से रेस्पायर करता है। इसके बाद फिर हम चलते हैं क्लास नंबर 6 पे, वो सॉरी 5th पे, 5वीं क्लास समझ लेते हैं, और वो है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा गैस्ट्रोपोडा की अगर बात करेंगे तो गैस्ट्रोपोडा जो हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब ये एम्ब्रियो की स्टेज में होता है तब तो ये सिमेट्रिकल होता है, तब ये सिमेट्री शो करता है, और जब एडल्ट हो जाता है तब एसिमेट्रिकल हो जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं इट इज सिमेट्रिकल एट embryo stage and become asymmetrical at adult stage। अडल्ट स्टेज आने पर ये कैसा हो जाएगा, इसकी बॉडी एसिमेट्रिकल हो जाती है, और इसमें हेड में आई और टेंटिकल्स दोनों देखे जाते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन हेड दे हैव आई एंड टेंटिकल्स। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि इनमें जो शेल है वो स्पाइरली कॉइल्ड होती है। शेल इज स्पाइरली कॉइल्ड, और इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे इसके एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है पीला। और पीला का कॉमन नेम याद रखेगा, इसको बोलते हैं एप्पल स्नेल। एप्पल स्नेल। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया, 5 क्लासें हमने पढ़ ली। अब हम 6th क्लास में चलेंगे। तो देखिए, अब हम लोग 6ठी क्लास की बात करते हैं। 6th क्लास में अगर देखेंगे तो वो है पहली साइपोडा।
पहली साइपोडा। और पहली साइपोडा जो हैं, इनकी अगर बात करेंगे तो इनमें हेड नहीं होता और इनके अंदर माउथ भी नहीं होता। तो हम इसमें बोल सकते हैं हेड इज एब्सेंट, हेड एब्सेंट होता है। दूसरी बात हम लिख सकते हैं रेडुला इज एब्सेंट। इनमें हेड एब्सेंट है, इनमें रेडुला भी एब्सेंट है। और जो इनके लार्वा हैं उनको कौन कौन से हो सकते हैं? दो तरह के लार्वा हो सकते हैं। लार्वा एक तो ट्रैकोफोर हो सकता है और दूसरा ग्लाइसिडियम हो सकता है। ट्रैकोफोर और ग्लाइसिडियम। इसका अगर एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल है यूनियो। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं 7th क्लास की, वो है सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा सिफेलोपोडा की अगर हम शेल देखेंगे तो इसमें ना शेल इंटरनल होती है और रिड्यूस, अगर एक्सटर्नल रहेगी तो रिड्यूस रहेगी। और ऑक्टोपस के अंदर शेल एब्सेंट होती है। तो इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, तो हम यह समझ लेते हैं। शेल इज इंटरनल, इंटरनल रहेगी शेल तो डेवलप होगी अच्छे से। और जो एक्सटर्नल शेल है इज रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस होती है। और ये स्टार मार्क करके पॉइंट है, याद रखिएगा आप। इन ऑक्टोपस शेल इज एब्सेंट, ऑक्टोपस में शेल नहीं होती। ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है। यही ऐसे मोलस्का हैं जिनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और इनमें हम ये बोल सकते हैं कि दे हैव 8 to 10 सकर। सकर वो स्ट्रक्चर हैं जिनके द्वारा ये अटैच करेंगे, एंड एनस। ठीक है। और लार्वा इनके अंदर नहीं बनते, तो हम बोल सकते हैं लार्वा आर एब्सेंट, इनमें लार्वा नहीं बनेगा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो दो एग्जाम्पल हम इसमें याद रखेंगे। पहला है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जिसे हम लोग डेविल फिश भी बोलते हैं। और इसके कितने आर्म होते हैं? 8 आर्म, 8 आर्म होते हैं इसके। दूसरा जो एग्जाम्पल इसमें हम याद रखेंगे वो है सेपिया, सेपिया जिसे कतले फिश बोलते हैं। कतले फिश। और इसमें 10 आर्म होते हैं, कि 10 आर्म होते हैं। और इसमें आर्म के अंदर दे हैव क्रोमो या क्रोमैटोफोर्स, इनके आर्म में क्रोमैटोफोर्स देखे जाते हैं, कलरिंग पिगमेंट देखे जाते हैं। क्रोमैटो, जिनकी वजह से ये अलग अलग कलर शो करता है। ठीक है। तो ये हमने 7 क्लासेस कंप्लीट कर ली। और ये सातों क्लासेस पूरी करते ही हमारा जो
फाइलम मोलस्का है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो हमने मोलस्का फाइलम को यहाँ पर पूरा कर लिया। अब मोलस्का फाइलम कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फाइलम शुरू करते हैं और वो है इकाइनोडर्मेटा। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला फाइलम जो कि है इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर ना ये दो टर्म हैं, एक है इकाइनो, दूसरी है डर्मेटा। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, मतलब कांटेदार, और डर्मेटा का मतलब है स्किन। तो जिनकी स्किन कांटेदार हो, स्पाइनी हो, उन्हें बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। तो इसमें हम ये बात लिख सकते हैं, दे हैव स्पाइनी स्किन। इनकी स्किन जो है वो कैसी होती है, स्पाइनी होती है, और इसलिए इनको हम बोलते हैं क्या, इनको हम बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो इनका हम अगर सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इकाइनोडर्मेटा में ये होता है ओपन टाइप। तो कैसा है ये, ओपन टाइप है। ओपन टाइप का मतलब कि इनके अंदर जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर फ्लो करता है, वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं करता, बॉडी में स्पेस के अंदर मूव करेगा। इनमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता। इसके अलावा इनका जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं हीमल। तो फ्लूइड which is flow which is flow in the body is called हीमल। उसे हीमल बोलते हैं। और इस हीमल की खास बात यह है कि इसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। तो हम यहाँ लिख देते हैं विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इनमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, ठीक है। और इनके सर्कुलेटरी सिस्टम में इनके पास हार्ट भी नहीं होता। तो हम लिख देंगे हार्ट इज एब्सेंट। हार्ट जो है वो एब्सेंट। इनमें एक पेरिफेरल सिस्टम होता है जिसके थ्रू इनका ब्लड फ्लो करेगा। तो हम ये बोल देते हैं दे हैव पेरिफेरल सिस्टम। और ये जो पेरिफेरल सिस्टम है ये सीलोमिक होता है, विच इज सीलोमिक। सीलोमिक का मतलब है कि इसमें कैविटी देखी जाती है, ठीक है। और अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे इनके अंदर, तो भाई इनमें कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम तो नहीं होता, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन के लिए। बस इसमें जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो डिफ्यूज हो जाता है और डिफ्यूज होकर गिल्स के थ्रू या जो इनकी स्किन है उसके थ्रू बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए हम ये समझ लेते हैं, देयर इज नो स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इनमें कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। देयर वेस्ट, जो इनका वेस्ट है
release out by gills और dermis, या हम बोल सकते हैं बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस के थ्रू। और इनमें जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है? तो वेस्ट मटेरियल इज अमोनिया। इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है अमोनिया। तो ये बात हमने समझ ली, इनके अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से हो रहा है। अब हम इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करते हैं। देखिए, जी हर्षित बोलिए। उसके अंदर मैंने बताया ना पेरिफेरल सिस्टम है, तो उस सिस्टम के थ्रू इसमें ब्लड फ्लो करेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो सिस्टम पढ़ाऊंगा जिसे बोलते हैं हम लोग वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम। उसके थ्रू वाटर मूव करेगा, तो उसी फ्लूइड से, वाटर से ही उसकी बॉडी में जो ये फ्लूइड है ये फ्लो करता है। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। अगर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो जो इसमें गैसेस हैं, गैसेस एक्सचेंज जो है ये कैसे होगा? ये डर्मल ब्रांचेस के थ्रू होता है। गैसियस एक्सचेंज बाय डर्मल ब्रांचेस। जो गैसियस एक्सचेंज है वो डर्मल ब्रांचेस के थ्रू होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इसमें आएंगे उनमें गैसियस एक्सचेंज जो है उसके लिए क्लोएका देखा जाता है। क्लोएका रेस्पिरेटरी ट्री होता है जिसके थ्रू इनमें गैसियस एक्सचेंज होता है। तो हम लिख देते हैं, और किन के अंदर होता है ये? तो ये होता है इन होलोथ्यूरियंस के अंदर, इन होलोथ्यूरियंस respiration by cloacal रेस्पिरेटरी ट्री। ठीक है, ये सब क्या है ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मैं आपको एम्बुलेक्रल सिस्टम बताऊंगा ना तो आपको और सारे पॉइंट वहां से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ के अंदर एक स्पेशल गिल्स देखे जाते हैं जिसमें बोलते हैं हम लोग पेरिस्टोमियल गिल्स। तो ये होते हैं सी अर्चिन में। तो इन सी अर्चिन, ये आपको एग्जांपल याद होने चाहिए कि किसके अंदर क्या चीज देखी जा रही है। इन सी अर्चिन पेरिस्टोमियल गिल्स responsible for respiration। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि रेस्पिरेशन किस तरह से इनके अंदर होता है। तो हमने आज इकानोडर्मेटा शुरू किया और हमने उसमें रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन को समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना इकानोडर्मेटा कंप्लीट कर देंगे और हेमिकॉर्डेटा शुरू करेंगे। तो हेमिकॉर्डेटा हो जाएगा और उसके बाद लास्ट फाइलम रह जाएगा हमारे पास सिर्फ कॉर्डेटा। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग पढ़िए और टेस्ट की तैयारी भी रखिए अपनी। हाँ हर्षित कुछ कहना चाहते हैं? जी बोलिए। हाँ बोलो। अगर हमारे पास वाटर दिया गया हो फिर हम उसको चेक कैसे करेंगे कि
एक बार सुनिए, दोबारा दोबारा बोलिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। सर हमने वाटर लिया था, ठीक है, तो हम उसको पता कैसे लगाएंगे कि वो पीने लायक है नहीं विदाउट। ये तो आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आप तो पता लगा, ये तो आपको अच्छे से आना चाहिए। वाटर को पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, और अगर हम वैसे ही पता लगाना चाहें तो सबसे एक आपने वाटर के बारे में एक चीज पढ़ी हो कि वाटर में कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है, टेस्टलेस होता है ये। अगर मान लीजिए आपने वाटर पिया, जो पानी आप पीते हैं कोई भी, और एक नॉर्मल पर्सन कैसे पता लगाएगा कि वो पीने लायक है या नहीं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ टेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो जब कुछ टेस्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हैं, और फिर हम उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करेंगे, और वो आप लोग केमिस्ट्री में काफी अच्छे से पढ़ सकते हो कि वाटर में से इम्प्योरिटीज को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री वाले सर आपको ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। बाकी इसके लिए हम लोग कुछ केमिकल टेस्ट करते हैं, जिनकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि वाटर जो है वो हमारा प्योर है या उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी है। और एक बात और, बिल्कुल प्योर वाटर जो होता है, 100% प्योर वाटर, वो उसको हम नहीं पी सकते, ठीक है, क्योंकि 100% प्योर वाटर के अंदर अगर हम देखेंगे तो उसमें सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल हैं, और वो हमारे लिए मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए वो ड्रिंकेबल नहीं होता, तो उसको हम कंज्यूम नहीं करते हैं। बाकी और इसके बारे में डिटेल के लिए आप केमिस्ट्री वाले जो सर हैं आपके, उनसे आप डिस्कस करें, ठीक है भाई। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इकाइनोड्रमेटा को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।